नमस्कार दोस्तों, आपका बिहार एग्ज़ाम योद्धा में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे बिहार स्पेशल का फर्स्ट पार्ट कर लिए थे और सेकंड पार्ट में राजनैतिक परिदृश्य से शुरू करना था। तो लेट्स स्टार्ट और इस बात को समझिए कि पीवाईक्यू का किसी भी एग्ज़ाम में बहुत रिलेवेंस है और उसका वो डिस्कस करना आज के समय में यूट्यूब पे कई लोग आप देख रहे होंगे कर रहे हैं। पर वो बहुत काफ़ी समय ले रहे हैं और घटना चक्र को मतलब पूर्वावलोकन को ही 10-10, 20-20 घंटे में कर रहे हैं। 3-3, 4-4 घंटे में हिस्ट्री, पॉलिटी कर रहे हैं। तो हमें पीवाईक्यू जल्दी एक सरसरी निगाह से देखने के बाद बहुत रैपिड ढंग से प्लान करके हमें करना है क्योंकि देयर इज़ ओनली 90s डे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राजनीतिक परिदृश्य पॉलिटी। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो वह बिहार और ओडिशा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सेम क्वेश्चन उन्हीं के रिगार्डिंग कई क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिप्टन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम तो राजीव रंजन सिन्हा ही थे। 2 बार रिपीट किया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार को एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया है? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 बाई कैमलर लेजिस्लेचर बना दिया। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो वह मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। श्री बाबू मतलब कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था, लेकिन उसके बाद से ये लोग जब नहीं बनाने का वो किए तो फिर इनके द्वारा बनाया गया। मार्च 1939 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो 37 से 39 के मध्य श्री कृष्ण लगातार रहे। उस मार्च 1939 में इन्हीं तिथियों के भीतर आता है। तो इसलिए उस समय बिहार के शासक प्रमुख आज की भाषा में मुख्यमंत्री श्री कृष्ण ही थे। चूँकि प्रश्न में प्रीमियर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पूछा गया है, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को डी माना है। इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो वह श्री बाबू थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री बाबू ही थे। श्री कृष्णा सिंह को ही श्री बाबू कहा जाता है। कई बार वैसे पूछ देता है बिहार विभूति कौन थे, तो इस ढंग से। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया? तो वह राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण ही। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वह एक से ज़्यादा थे। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो वह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दिया था। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव की प्रेस नोटिस जारी की थी? तो वह 25 सितंबर 2020। बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ? तो वह भाजपा। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, तो वह था 93 सीटों के लिए।
बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वह 11वीं लोकसभा। 1995 में समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या क्या थी? तो वह 55 थी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो वह जयराम दास दौलत राम थे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो वह हैं 5। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो वह थी 1913 में। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो वह रांची था। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो सन 2000। झारखंड राज्य स्थापित हुआ। ठीक, रिपीट कर रहा है सेम क्वेश्चंस। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वह महिला आयोग की अध्यक्षता 1999 के अनुसार बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के अनुसार बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष जो महिलाओं के लिए वचनबद्ध हो का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अतः उत्तर डी सही है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? वो राबड़ी देवी है। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो वह अखलाक उर रहमान किदवई है। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो वह थे महामाया प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो वह विनोद कुमार पांडे। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? यह क्योंकि इस समय 75 है और यह पुराना पूछा गया है तो रिसेंट डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत है। बिहार में लोकसभा सीटों की 54 थी जब संयुक्त था। बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो अब 40 चुने जाते हैं। हाल ही में बिहार में कौन सा राज्य नया राज्य बना? तो झारखंड बना बिहार से। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो वह 38 हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वह 2006 से ही। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक करियर किस पार्टी से शुरू की थी? तो वह पार्टी का नाम है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मैच कराना है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश। तो ये पुराना क्वेश्चन है, आज के डेटा के हिसाब से नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वह बिहार है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? वह 1916 में हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक है भौगोलिक परिदृश्य, वह ज्योग्राफी ऑफ बिहार। बिहार की भूगोल हमें पढ़ना है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो वह है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड्स पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग है। तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र लगभग 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्र लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के 2.86 के बराबर है और 13वें राज्यों एवं केंद्र शासित के रूप में है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शामिल होने के पश्चात। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। पटना का स्थानीय समय क्या है? वही है जो भारत का मानक समय है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार
उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? वह CWG है। CWG का मतलब होता है कि ठंड शुष्क रहेगी और गर्मी के समय मतलब मानसूनल रेन होगा। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो वह है उपोष्णकटिबंधीय मानसून। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो वह CWG से। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो वह C2 है। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो वह उपाद्र संक्रमण कालीन है। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों से किसमें सम्मिलित हैं? तो वह है ऑप्शन बी, मध्य गंगा का मैदान। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका भाग है? तो वह है दक्षिण का पठारी भाग, पहाड़ी भाग, सॉरी। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? तो वह सोमेश्वर पहाड़ी। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी वह खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। यह एक इम्पॉर्टेंट मैच द कॉलम है। इसमें सूची 1 और सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करिए। तो वह ऑप्शन बी है। मतलब जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान जो है वह 29.87% है और दक्षिण बिहार मैदान वो लगभग 23.71% है। छोटा नागपुर प्लाटू लगभग 26% है और छोटा नागपुर पहाड़ियाँ लगभग 20.28% है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में से मेल नहीं खाता? तो वह है पटना वैशाली। निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? तो कोसी मगध है। बिहार में बलसुंदरी ताल करैल एवं बलधर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो वह मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वह है पूर्णिया और पटना। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो वह पश्चिमी चंपारण। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो वह है कक्षारी मिट्टी से। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? वह खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानीय प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो वह है धारवाड़ चट्टान प्रणाली। तो इसका ऑप्शन जो है वह बी है। धारवाड़ है वह थर्ड है सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम और दूसरा बी जो है विंध्यन चट्टान प्रणाली है वह है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और शेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। और क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली जो है वह है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है। और तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है वह पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है।
निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वह मिथिला मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो वह रोहतास है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो वह लगभग 45.85% जमीन लेकर। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मनन कीजिए। तो उसमें से ऑप्शन सी सही है, सेकंड और थर्ड। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार देता है और बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांति बनी रहती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो वह निश्चित तौर पे नवीन जलोढ़ मिट्टी है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? वह कटिहार है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मयूनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो गया में है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो वह है बिहार का राजगीर शहर ऐसा है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है? तो वह 4 है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो वह है पूर्णिया। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो वह थे 37 जिले। अब 38 हो गया है, अरवल बन गया। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो वह था 9 जिलों से। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो वह पूर्णिया और मानभूम के। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, वन एवं वनस्पति। छोटा नागपुर के जंगल हैं तो वह हैं सेकंड और थर्ड, मतलब कि पतझड़ और सवाना। बिहार में जंगल फैले हुए हैं तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट SFR 1993 के अनुसार बिहार में कुल 26,026.587 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में 7532.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादन है, जो कुल क्षेत्रफल का 8% है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग 17% है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र 7.84% था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र लगभग 8% दर्ज है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इसमें 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा है? तो वह पश्चिम चंपारण है। बिहार में क्षेत्र की प्रतिशत के रूप में कुल वन का क्षेत्रफल है तो वह लगभग 8% है। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह है उपयुक्त में से एक से अधिक। यह जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में 12.8% से बढ़कर लगभग 66,828 हो गई स्थिर मूल्यों पर।
वर्ष 2023-24 के लिए बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीय सेवा क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% दर्ज है। बिहार में सकल स्थिर पूंजी निर्माण वर्तमान मूल्य पर 2019-20 के 1.6% से बढ़कर 2023-24 के जीएसडीपी का 4.6% हो गया है। आ, 2011-12 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना है? तो वह है 22,511 करोड़। बिहार बजट 2024-25 में किस वर्ष को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो वह है शिक्षा। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए महत्वपूर्ण कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो वह है 54,111। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 18-19 में यह था राष्ट्रीय औसत से का 33%। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? तो कृषि का लगभग 19.5% है। 19-20 में बिहार के जीएसडीपी में कितना 60.2% हिस्सा था? किसका 60.2% हिस्सा था? वह था सेवा क्षेत्र का। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धित जीएसवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 17-18 में कितना था? तो 17-18 में 21% था और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार यह 21.5% था। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 18-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो वह 10.53% थी। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो वह है बिहार। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है, तो वह है जबकि संपूर्ण भारत में के संदर्भ में यह 46.1% है, लेकिन बिहार में कृषि वानिकी एवं मत्स्य खेत में आयोजित श्रमिकों का प्रतिशत 54.2 है। तो वर्ष 17-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र में विकास दर थी, तो वह 14.6 था। 17-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो वह है 75% से अधिक आबादी नियोजित है कृषि में। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? तो वह 20-21 में किए थे। 17-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वह 4.87628 करोड़ था। तो इन सब चीज़ों ये पुरान डेटा हो गया है, तो मतलब इन्हें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको इस साल का इकोनॉमिक सर्वे और बजट मैं कराऊंगा जो महत्वपूर्ण होगा। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन इसलिए देखा ताकि आप यह समझ पाएँ कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इकोनॉमी का जो पढ़ना है वह करंट से ही ज़्यादा पढ़ना अच्छा होगा। तो हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट पूरा कंप्लीट कराएंगे। इसलिए जो इकोनॉमिक्स का बचा हुआ क्वेश्चन है वह नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे इसमें योजना से। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो वह था ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। बिहार सरकार की मिशन दक्ष पहल है, वह शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों से संबंधित है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक सही है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं।
बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या क्या है? तो वह 8.17 लाख है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, तो वह है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। बिहार में शहरी सुधार से संबंधित है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, तो वह है यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना का शुरुआत किया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो वह है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है, तो वह है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वह है अप्रैल डी ई। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार में कौन से जिलों को लाभ होगा? तो वह है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वह है उत्तर पश्चिम। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो वह था 74% के आसपास। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो वह है बिहार में विकल्पगत किसी भी फल का 71% हिस्सा उत्पादित नहीं होता है विकल्प के अनुसार। बिहार में के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वह है मुजफ्फरपुर। बिहार में लीची उत्पादन लगभग होता है, तो वह इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? न्यूनतम से द्वितीय। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, कितना कौन सा फल या फिर सब्जी का उत्पादन क्या है, उसमें अनाज में बिहार की क्या रैंकिंग है, भारत की क्या रैंकिंग है, तो ये सब नवीनतम डेटा जो न्यू डेटा है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इस वजह से ज़्यादा फोकस हम नहीं कर रहे हैं। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50 से अधिक। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत क्या है? 60। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? वह है मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है? रोहतास। किस जिले में गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? तो पश्चिम चंपारण। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं, तो वह है मधुबनी और दरभंगा। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 13-14 में एवं 17-18 के बीच थे, तो वह 3.15 से 6%। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। सूखी सहिष्णु फसल। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वह मधुबनी है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन किस जिला में है? तो पूर्णिया में। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी के। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है गेहूँ। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो वह चावल, गेहूँ और मक्का। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो वह 108%।
बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो वह रोहतास है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अनाज आधारित उद्योग, दाल आधारित उद्योग, गन्ना आधारित उद्योग। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह कृषि है। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो वह मक्का है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो वह गन्ना है। राज्य के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालों कौन सी हैं? तो वह मूंग और मसूर। बिहार के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान तो वह तृतीय है। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा होता है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई योजना है तो वह है गंडक परियोजना। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो वह है त्रिवेणी नहर। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा तो वह 10 गुना। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर पाइन। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो वह 89.20 लाख हेक्टेयर। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा लगभग तो वह 10 गुना बढ़ा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो वह है त्रिवेणी नहर। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो वह 89.20 लाख हेक्टेयर। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है तो वह आहर पाइन। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग तो वह 10 गुना। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस शहर के बैंक स्थापित करने का किस प्रकार के बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव हैं? तो वह है कृषि यंत्र बैंक। बिहार में खनिज संसाधन। बिहार में खनिज संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार है। तो यह ऑप्शन सही है उपयुक्त में से एक से अधिक। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे तो वह था 160 मिलियन टन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है? तो 16 करोड़ टन। निम्न में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? वह कोयला, लौह, पेट्रोलियम और मैंगनीज। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो कोयला, लौह और मैंगनीज। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो वह है सिंहभूम जिले से। तो कई बार कंफ्यूज मत होइएगा, यह क्वेश्चन झारखंड के अलग होने के पहले के क्वेश्चंस होंगे तो वह झारखंड को भी इंक्लूड करेगा। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो वह है लाइमस्टोन, तो वह कैमूर, और माइका भागलपुर नहीं है, कोडरमा गया है, क्वार्टजाइट मधुबनी नहीं है, लेड जिंक गया नहीं है। तो ए ऑप्शन सही है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो डिस्कस किए ही है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादन है तो अब्रक का। बिहार के किस जिले में अब्रक का भंडार है? तो अब्रक का भंडार बिहार के नवादा गया क्षेत्र में है। तो बिहार का संपूर्ण भारत का लगभग 94% पाइराइट का भंडार है। तो बिहार में निम्नलिखित में किस उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? पाइराइट में। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो वह है जमुई के करमतिया गांव में।
बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, तो वह है हजारीबाग से, हजारीबाग कोडरमा बेल्ट से। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पलामू जो है कई खनिजों का भंडार है, उस वहाँ बॉक्साइट, डोलोमाइट, ग्रेफाइट। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो लगभग 36%। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तीसरा। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो वह सिंहभूम। बिहार निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो वह हेमेटाइट। जनसंख्या और नगरीकरण, यह लास्ट चैप्टर है जो बिहार स्पेशल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो ऑप्शन ए सही है, जिसमें से पहला दूसरा सही स्टेटमेंट सही है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। भारत में बिहार की जनसंख्या लगभग है दूसरी सबसे अधिक। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो वह बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार, तो वह उसी को रिपीट कर रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। दो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार तीसरा ही था। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या लगभग है, तो गया जिले का यह एक रैंडम क्वेश्चन है, लगभग है 44 लाख। सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो वह है किस राज्य में? तो बिहार। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वह है कटिहार। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर क्या है? तो वह है 30.9। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? तो वह झारखंड से अधिक है। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही है? तो सबसे ज़्यादा है दरभंगा, उसके बाद है सारण, सिवान, समस्तीपुर। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह जमशेदपुर है। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? वह मधेपुरा में हुई। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह है गया। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो वह 8.04। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है वह 8.58। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो बिहार है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर्ज की गई थी? तो वह है सुपौल और सहरसा। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वह रोहतास है।
भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना के दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो प्रथम है। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो वह 37.49 है साक्षरता रेट। बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है? तो 38% है। बिहार के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थल ऊपर से कौन सा स्थान पे है? तो वह 36वां। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो वह गोपालगंज। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो 918 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? तो वह 918 ही है। सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज गोपालगंज में किया गया है। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो 80-20 है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वह है मुंडा जमुई। जनसंख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो वह है संथाल। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो वह लोहरदगा। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है बिहार में। बिहार के निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम दशकीय जनसंख्या के अनुसार सही क्रम चुनिए, तो वह है मधेपुरा, किशनगंज, सिवान। 2011 में बिहार के कितने जिलों में लगभग 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो वह 3। बाल लिंगानुपात 935 है बिहार की। एक की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करता था। एक की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो वह थी 8,29,98,509। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो वह थी 23.8%। 91 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो वह है 13.14%। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है? तो भारत में तृतीय। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? वह तीसरा है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वह 15.3 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो वह शिवहर है। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए, तो पटना, मुंगेर, नालंदा। और यह वन्यजीव अभयारण्य एवं पक्षी बिहार, यह एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसे कंप्लीट करना किए बिना बिहार स्पेशल को कंप्लीट करना संभव सा है, तो इसलिए इसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में हैं? तो वह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो वह भीम बांध है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वह वाल्मीकि आता है। अब बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है। तो इसके लिए भी पश्चिम जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए है, तो वह भी पश्चिम चंपारण ही है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो वही रिपीट कर रहा है, पश्चिम चंपारण।
हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो वह है भागलपुर। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वह है भागलपुर। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना द्वारा शुरू किया गया था? तो वह कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ है? तो वह कैमूर जिला में। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? तो वह 12 है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो वह अनुपम झील है, कैमूर में है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है? तो बेगूसराय में कांवरताल है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? वही कांवरताल। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील कहाँ है? तो कांवर लेक ही है। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक से। गंडक को ही नारायणी और सदा नीरा कहा जाता है। कई बार यह क्वेश्चन नाम से ही आ गया है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो वह त्रिवेणी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो वह गंडक है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो गंडक नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनती है? तो वह कर्मनाशा है। गंडक और घाघरा है। निम्नलिखित नदियों में कौन से बिहार में गंगा से मिलती हैं? तो वह है गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो वह पुनपुन है। गंडक नदी का दूसरा नाम तो नारायणी है। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है तो दामोदर है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो वह घाघरा है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी से अपवाहित होती है? तो गंगा है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह अमरकंटक अचानकमर। कोशी मैदान के मध्य समुद्र तल की औसत ऊंचाई वह लगभग है 30 मीटर। कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई वही रिपीट किया है क्वेश्चन 30 मीटर। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो वह कोशी है। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन सेम क्वेश्चन है। कौन सी नदी? बिहार। शोक वही कोसी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वह कोसी है। बिहार में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो वह कुर्सेला है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो वह दायरा है। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड है? तो वह कैमूर में है। बिहार का तराई प्रदेश है तो भारत नेपाल की सीमा के अंतर्गत। कला एवं संस्कृति को भी देख लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो नालंदा महाविहार है जो 2016 में, तथा बोध गया स्थित बोधि मंदिर 2002 में, दोनों ही शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में जनजातियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया है? तो जापानियों ने। तो वह है राजगीर। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप वह है राजगीर में। मूल रूप से बिहार शब्द कहाँ से आया है? तो वह है बौद्ध मठ से। बाराबर की गुफाओं का उपयोग अपने आश्रय के रूप में किया जाता था तो वह थारुओं आजीविकों द्वारा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया तो वह है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं बनाया गया। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो वह है छठ पूजा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो वह पादरी की हवेली। तो बिहार में से किस नगर में सूर्य मंदिर है? तो वह देव है, औरंगाबाद में स्थित है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, वह है सोनपुर।
गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? तो वह है सोनपुर मेला। भारतीय शिल्प के संदर्भ में बिहार की सुजनी क्या है? तो वह है एक प्रकार की कढ़ाई। सीता माता की विश्व की सबसे ऊँची मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार की किस जिले में किया जा रहा है? वह सीतामढ़ी है। नवनालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? तो वह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो यहाँ हम बिहार स्पेशल ख़त्म करते हैं और इसमें जो जितने भी न्यू वैसे चैप्टर हैं जो करंट से ओरिएंटेड होते हैं, जो करंट में न्यूज़ होता है उसे ही उठा के पिकअप करके क्वेश्चन बनाया जाता है, लाइक इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इन करंट से। तो इसको हम अलग से एक सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू। और बिहार एग्ज़ाम योद्धा को सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप उसे सपोर्ट करिए, तब जाके मोटिवेशन रहता है कि इन चीज़ों को कर पाएँ। और हम कंसाइज़ पीडीएफ चाह रहे हैं कि दें, तो वह इस नंबर पे 9771990566 पे आप ₹51 पेमेंट करके उससे आप जो भी पीडीएफ एग्ज़ाम तक जितना भी होगा, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि रेगुलर वीडियोज़ आपको आए और मतलब आपको नोटिफ़िकेशन आए, तो सब्सक्राइब भी करिए और उसे लाइक करिए, उन चीज़ों पे कमेंट करिए कि मैं कैसा जा रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ। तो अभी तो घटना चक्र है और क्योंकि मुझे मल्टीपल कोचिंग्स और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का अनुभव है, तो मैं उसे शेयर करूँगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्स को देने का अनुभव है। मैं यूनिवर्सिटी से लेके बहुत सारे एग्ज़ाम में गो थ्रू हूँ। तो चीज़ों को, वो उस अनुभव को शेयर करना, उन चीज़ों को कलेक्ट करना। और बहुत सारे पिछले 2 साल में, 3 साल में मैं यूट्यूब का पे देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो समय को बर्बाद कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिव नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यह इनिशिएटिव शुरू किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए कि हाउ आई एम गोइंग, कैसा मेरा कंटेंट है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, कैसे चीज़ें हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।